एम्प्लॉयमेंट बहुत तेजी से बढ़ता है कि खबर आने लगी कि पेपर लीक हो गया है। Well, India's unemployment rate has surged to a 4-month high level in the month of April. The nationwide joblessness rate has now risen to 8.11% in April. 2024 का अंतरिम बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन सरकार की उपलब्धियां गिना रही थी। इन उपलब्धियों में जिक्र हुआ स्किल इंडिया मिशन का, सरकार की फ्लैगशिप पॉलिसी, जिसका जिक्र मोदी सरकार के कई मंत्री कई मौकों पर करते रहे हैं। आंकड़ों की माने तो अभी तक इस पॉलिसी के तहत 1 करोड़ 40 लाख युवाओं को ट्रेनिंग मिली, 54 लाख युवाओं को अपस्किलिंग और रीस्किलिंग का फायदा मिला, यानी 54 लाख युवाओं ने अपने वर्क फील्ड में और बेहतर स्किल्स प्राप्त की या नई स्किल्स सीखी। कुल मिलाकर सरकार ने बताने की यहाँ पर कोशिश की थी कि उसने देश में रोजगार को बढ़ावा दिया। आर्थिक मोर्चे पर सरकार बार बार एक और उपलब्धि का जिक्र करती है, यही कि भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। ये सारी बातें प्रारंभिक रूप से ऐसा संकेत देती हैं कि इंडियन इकोनॉमी में सब चंगा है, लेकिन वो इंग्लिश की कहावत है ना, डेविल लाइज इन द डिटेल्स। इस मामले में भी बात कुछ वैसी ही है। कुछ बातें नोट करिए। साल 2023 हरियाणा एसएससी एग्जाम 13,000 वैकेंसी, लेकिन आवेदन कितने? 13 लाख से ज्यादा। कुछ दिन पहले यूपी कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा हुई, पद 60,000, आवेदन 50 लाख से ज्यादा। और हद तो तब होगी जब ये पेपर लीक हो गया, जिसके बारे में हमने अलग से वीडियोस बनाए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये इक्का दुक्का मामले होते तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यही हाल पिछले सालों की कई परीक्षाओं में देखने को मिला। थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी या CMIE, ये एक संस्था है जो आर्थिक मामलों पर रिपोर्ट्स और आंकड़े पब्लिश करती है। इसके हिसाब से अक्टूबर से दिसंबर 2023 के बीच 20 से 24 की एज ग्रुप में 44.3% युवा बेरोजगार थे और 25 से 29 एज ग्रुप में बेरोजगारी की दर 14% से ज्यादा थी। अब एक तरफ युवा बेरोजगारी से परेशान होकर सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन किए, और दूसरी तरफ सरकारें अपनी उपलब्धियों का बाजा बजा रही हैं। और इस सब के बीच आती है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट, नाम इंडियन एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है। इसने देश में युवाओं के हाल के बारे में एक बड़ी गंभीर बात सामने रखी। इसके मुताबिक देश के कुल बेरोजगारों में 83% युवा हैं। इतने किस्से, इतने आंकड़े, आखिर सच क्या है? आज इस एपिसोड में हम देश की जॉब क्राइसिस का पूरा विश्लेषण करेंगे। आपको बताएंगे कि देश में नौकरी की असली हालत कैसे, और आखिर इस समस्या की जड़ क्या है, वजह क्या है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं हमारी खास सीरीज आसान भाषा में। पूरी बात समझने के लिए पहले थोड़ी सी इकोनॉमिक्स समझ लेते हैं, तभी पता चलेगा कि देश की इस कॉम्प्लेक्स समस्या की जड़ें कितनी विशाल हैं। 2 चीजों पर यहां पर आप ध्यान दीजिए, लेबर फोर्स और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। पहले लेबर फोर्स के बारे में कुछ चीजें आपको बताते हैं। हर आयु वर्ग का व्यक्ति काम नहीं करता। संस्थाएं मानती हैं कि काम करने वालों की उम्र 15 साल से ऊपर होती है, जिसे हम वर्किंग एज ग्रुप भी कहते हैं। इस वर्किंग एज ग्रुप की कुल जनसंख्या में से जितने लोग काम कर रहे हैं प्लस जितने लोग काम ढूंढ रहे हैं, इनका टोटल लेबर फोर्स कहलाता है। अब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को समझते हैं। वर्किंग एज ग्रुप में से कितने प्रतिशत लोग लेबर फोर्स का हिस्सा हैं, इसे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कहते हैं। अब आते हैं बेरोजगारी की परिभाषा पर। अर्थशास्त्र की भाषा में बेरोजगारी का मतलब है वो सिचुएशन जब लेबर फोर्स का कोई व्यक्ति रोजगार ढूंढ रहा है, रोजगार करने लायक है, लेकिन उसे रोजगार नहीं मिल रहा है। इससे निकालते हैं बेरोजगारी दर, यानी लेबर फोर्स में बेरोजगारों का प्रतिशत। इसे ही बेरोजगारी दर कहते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी दर एक बड़ी समस्या होती है, लेकिन भारत के मामले में असली समस्या बेरोजगारी दर से नहीं बल्कि लेबर फोर्स से शुरू होती है। आपने बार बार एक शब्द का जिक्र सुना होगा, डेमोग्राफिक डिविडेंड, यानी जब देश में कामगार जनसंख्या क्या, वही जिनकी उम्र 15 साल से ज्यादा है, तो ये जनसंख्या ज्यादा होती है तब देश में कामगारों की संख्या भी ज्यादा होती है, जिसे हम टेक्निकल भाषा में लेबर फोर्स कहते हैं। लेबर फोर्स ज्यादा होने से देश में उत्पादन की क्षमता बढ़ती है। ये स्वाभाविक बात है कि उत्पादन ज्यादा होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी और लोगों की आमदनी बढ़ेगी। लेबर फोर्स से पता चलता है कि वर्किंग एज ग्रुप का कितना बड़ा हिस्सा काम कर रहा है और कितना नहीं। CMIE के अनुसार भारत में वर्किंग एज ग्रुप जनसंख्या का
79%, माने भारत में हर 100 में से 79 लोग वर्किंग एज ग्रुप के हैं। देश की जनसंख्या कितनी है? 140 करोड़। तो इस हिसाब से देश की वर्किंग एज ग्रुप की संख्या करीब 111 करोड़ है। लेकिन CMIE की जून 2023 में आई सालाना रिपोर्ट के हिसाब से दिक्कत यह है कि इस 111 करोड़ की संख्या में 92.2% महिलाएं और 33.6% पुरुष ना ही कोई रोजगार कर रहे हैं और ना ही रोजगार ढूंढ रहे हैं। इसका भी आंकड़ा समझते हैं। वैसे तो देश में महिलाओं और पुरुषों का अनुपात 1020:1000 है, यानी हर 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं हैं। लेकिन यह अनुपात राज्यों और अलग अलग आयु वर्ग में ऊपर नीचे होगा, तो बात को समझने के लिए हम इसको 1000:1000 मान लेते हैं। तो मान लीजिए 111 करोड़ में 55.5 करोड़ महिलाएं हैं और उतने ही पुरुष हैं जिनकी उम्र 15 साल से ज्यादा है। अब इन 55.5 करोड़ महिलाओं में से लगभग 51 करोड़ महिलाएं और लगभग 18.5 करोड़ पुरुष ना ही कोई रोजगार कर रहे हैं और ना ही वो किसी रोजगार की खोज में हैं। मसलन वो लेबर फोर्स का हिस्सा भी नहीं है। ये रिपोर्ट बताती है कि भारत में 2022-23 के बीच लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट महज 40% रहा, यानी वर्किंग एज ग्रुप और लेबर फोर्स के बीच 39% का फर्क है। माने वर्किंग एज ग्रुप की संख्या तो 111 करोड़ के आसपास है, पर इसमें से सिर्फ ये नंबर लोगों की संख्या हेड काउंट के मामले में 67 से 68 करोड़ के बीच आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि वर्किंग एज के 68 करोड़ लोग देश में ना ही रोजगार कर रहे हैं और ना ही रोजगार ढूंढ रहे हैं। इस वजह से देश का एसेट देश के लिए लायबिलिटी बन रहा है। एसेट माने संपत्ति और लायबिलिटी माने भार। कैसे? कम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इकोनॉमी की सेहत के लिए काफी नुकसानदायक है। ऐसी सिचुएशन में डेमोग्राफिक डिविडेंड तो मिलने से उल्टा नुकसान होगा, जिसे इकोनॉमिक में डेमोग्राफिक डिजास्टर कहते हैं। ये होता कैसे है? क्योंकि इससे हाउस होल्ड इनकम यानी घरेलू आमदनी कम होती है, जिससे पूरी इकोनॉमी में डिमांड घट जाती है। फिर इस कम होती डिमांड के कारण उद्योगों को घाटा होता है, जिससे उद्योग बंद हो जाते हैं और नौकरियों की संख्या में गिरावट होती है, जिस वजह से बेरोजगारी और ज्यादा बढ़ जाती है, यानी एक विशियस साइकिल या एक कुचक्र शुरू हो जाता है। सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि पिछले सालों में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट गिरा है। 2016-17 में CMIE के डेटा के अनुसार लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 46.2% था, जो 2023 में हो गया 40%, यानी कम हुआ। प्रतिशत के मामले में अंतर महज 6.2% का रहा, लेकिन नंबर में 7 करोड़ के करीब है। यानी 2016 से 7 करोड़ लोग सिर्फ बेरोजगार ही नहीं हुए, वो लेबर फोर्स से ही बाहर चले गए। अब वो रोजगार ढूंढ ही नहीं रहे हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि महिलाओं के मामले में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में लगातार कमी हो रही है। 2016-17 में महिलाओं की भागीदारी 15% थी, जो निरंतर घटते हुए 2022-23 में 8.8% हो गई। महिलाओं की इतनी कम भागीदारी की कुछ बड़ी वजहें हैं, जैसे काम में पुरुषों के मुकाबले कम सैलरी मिलना, एजुकेशन ना मिलना, सोसाइटी का प्रेशर, महिलाओं के लिए काम की जगहों में सुरक्षित माहौल का ना होना। हालांकि CMIE के अनुसार लेबर फोर्स में 1 से 1.5% की वृद्धि हुई है। CMIE के अलावा भारत सरकार भी बेरोजगारी और लेबर फोर्स का एक सर्वे करवाती है। भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे किया जाता है। इसे पीरियोडिक कहते हैं क्योंकि ये सालाना किया जाने वाला सर्वे है। इसके हिसाब से देखें तो दूसरी तस्वीर दिखाई देती है। इस रिपोर्ट की माने तो भारत में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 2019-20 में 53.5% था, जो 2022-23 में बढ़कर 97.9% हो गया। अब सवाल ये आता है कि इन दोनों सर्वेस के बीच इतना फर्क कैसे है? वजह है सर्वे करने के तरीके में। CMIE और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय दोनों अपने डेटा के मामले में सम्मानित संस्थाएं, लेकिन फिर भी आंकड़ों का फर्क है। हालांकि दोनों में से चाहे जो भी आंकड़े सही हो, एक बात साफ है कि हम दुनिया के सबसे युवा देश होने के बाद भी कई देशों से लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के मामले में पीछे हैं। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से 2022 में बांग्लादेश, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील जैसे देश हमसे आगे थे। बांग्लादेश में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 59%, जापान में 62%, ऑस्ट्रेलिया में 66% और ब्राजील में 63% था। ये तो हो गई लेबर फोर्स की बात, लेकिन आपके हिसाब से रोजगार का मतलब क्या है? कि कोई व्यक्ति किसी फैक्ट्री में काम करता है, कोई कॉर्पोरेट जॉब करता है, रोज अपनी दुकान लगाता है, या कोई बिजनेस करता है आदि। कुल मिलाकर कोई व्यक्ति हफ्ते में 5 से 6 दिन काम पर जाता है, तो आपके हिसाब से वो एम्प्लॉयड है। लेकिन सरकार के हिसाब से बेरोजगारी का मतलब कुछ अलग है। कैसे? बेरोजगारी की गणना 2 तरीकों से होती है, UPSS यानी यूजुअल प्रिंसिपल एंड सब्सिडरी स्टेटस और करंट वीकली स्टेटस।
पहले बात यूपीएसएस की। यूपीएसएस वाला तरीका कहता है कि अगर किसी व्यक्ति ने एक साल में 30 दिन से ज़्यादा काम किया तो उसे बेरोजगार नहीं माना जाएगा। वहीं करंट वीकली स्टेटस में बेरोजगारी मापने का पैमाना थोड़ा अलग है। इस तरीके में अगर कोई व्यक्ति एक हफ्ते में 1 घंटे भी काम करता है तो उसे बेरोजगार नहीं माना जाएगा। यानी अगर किसी ने साल में 30 दिन से ज़्यादा काम कर लिया, भले ही बाकी के 10 से 11 महीने घर पर क्यों ना बैठा रहे, या फिर एक हफ्ते में 1 घंटे से ज़्यादा काम किया और भले ही पूरे हफ्ते घर पर खाली बैठा है, उसे बेरोजगार नहीं नौकरीशुदा कहा जाएगा। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि वर्किंग एज के 38% लोग तो लेबर फोर्स का हिस्सा है ही नहीं, और जो हैं उनकी बेरोजगारी मापने का तरीका कैसा है ये भी आपने अभी देख लिया। उसके बाद भी 2023 में CMIE के हिसाब से 8% बेरोजगारी दर थी, यानी लगभग देश में 3.5 करोड़ लोग बेरोजगार थे। तो सोचिए अगर सरकारें आपकी बेरोजगारी वाली समझ को अपनाकर इसका कैलकुलेशन करें तब ये संख्या कहां पहुंच जाएगी। बहरहाल जानते हैं इस बेरोजगारी के पीछे की वजहें क्या हैं। देखिए, समस्या अगर इतनी कॉम्प्लेक्स है तो एक बात साफ है, इसके कारण आज पैदा नहीं हुए हैं। जब देश आजाद हुआ तब कई समस्याओं ने अर्थव्यवस्था को घेर रखा था, लेकिन संसाधनों की कमी और सरकारों की तरफ से किसी ठोस पॉलिसी का निर्माण न होने की वजह से इन समस्याओं की जड़ें बेहद मजबूत हो गईं। क्या है ये समस्याएं, एक एक कर डिटेल में समझते हैं। पहली है लो स्किल लेबर फोर्स, यानी वो लेबर फोर्स जिसमें कौशल की कमी है। इस देश में वर्किंग एज में आने वाले लोग पर्याप्त कार्यकुशलता नहीं रखते। वर्किंग एज ग्रुप माने 15 साल की उम्र से ऊपर की जनसंख्या। इसमें लेबर फोर्स और नॉन लेबर फोर्स दोनों ही जुड़े होते हैं। इसमें लगभग देश की 67% आबादी है। गिनती में कहें तो 90 करोड़ लोग, इसमें से 20% लोग, या गिनती में कहें तो 18 करोड़ लोग छठी पास भी नहीं है। देश में 38% लोग 10वीं या 12वीं पास हैं, यानी लगभग 34 करोड़ लोगों की मैक्सिमम क्वालिफिकेशन 12वीं पास है, और इस लगभग 90 करोड़ की वर्किंग एज ग्रुप में मात्र 12% लोग ग्रेजुएट हैं। अब इसके पीछे वजह क्या है? सरकारी एजुकेशन सिस्टम के हालात एकदम खस्ता हैं। देश के ज़्यादातर गरीब परिवार अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ने भेजते हैं। गरीबी की वजह से लोग अपने बच्चों को पढ़ाने की जगह उनसे काम करवाते हैं। आपने कई बार देखा होगा चाय के ठेले पर ठेले का मालिक अपने बच्चों से वही काम करवाता है। कई बार गरीबी से मजबूर होकर लोग अपने बच्चों को होटल ढाबे पर काम करने के लिए भेज देते हैं। सरकारों की विफलता और गरीबों की मजबूरी के चलते देश को लो स्किल लेबर की बड़ी समस्या से जूझना पड़ता है। देश में टेक्निकल एजुकेशन बहुत महंगा है। IIT, IIM जैसे सरकारी कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज, सबकी फीस लाखों में है। इकोनॉमिक्स का एक बेसिक रूल है, अगर देश में हाई स्किल लेबर होगा तो उस देश में टेक्निकल सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, जैसे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर्स, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, शिप बिल्डिंग। ऐसे प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग जितनी ज़्यादा होगी देश की अर्थव्यवस्था उतनी ही मजबूत होगी। हाई स्किल लेबर को सैलरी भी अच्छी मिलती है, ज़्यादा आमदनी यानी मार्केट में ज़्यादा डिमांड। तो ज़्यादा डिमांड होगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, जिसके लिए और लोगों को नौकरी देनी पड़ेगी, जिससे देश में बेरोजगारी कम होगी, और ये साइकिल ऐसे ही चलती रहेगी। अब अगर आप भारत का हाल देखें तो भारत में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादातर मोबाइल असेंबलिंग का काम होता है, यानी पार्ट्स दूसरे देशों में बनकर आते हैं और भारत में उन्हें असेंबल किया जाता है। देश में सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री इस साल गर्मियों में चालू होने की उम्मीद है, और शिप बिल्डिंग, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग जैसी इंडस्ट्रीज देश में लगभग नेग्लिजिबल यानी ना के बराबर हैं। अगली बड़ी वजह है ज़्यादातर यूनिकॉर्न्स का लगातार लॉस में होना। यूनिकॉर्न आसान भाषा में कहें तो एक ऐसी स्टार्टअप कंपनी जिनका कुल वैल्यूएशन $1 बिलियन से ऊपर हो, आज की तारीख में करीब 8,300 करोड़ रुपए से ज्यादा हो। ओला, पेटीएम, बाईजूस, फ्लिपकार्ट ये सब यूनिकॉर्न्स हैं। देश में ऐसे 113 यूनिकॉर्न कंपनियां हैं। 2 साल पहले तक इनमें बहुत सी कंपनियां तेजी से हायरिंग कर रही थी। इन सभी ने लाखों डायरेक्ट या इनडायरेक्ट नौकरियां दी। डायरेक्ट नौकरी माने जब इन कंपनियों ने खुद लोगों को हायर किया, और इनडायरेक्ट माने जब इनकी वजह से अर्थव्यवस्था में और नई नौकरियों का निर्माण हुआ। मसलन फ्लिपकार्ट, कुछ लोगों को ये कंपनी काम पर रखती है, जैसे इनकी वेयरहाउस टीम, सेल्स टीम आदि, लेकिन फ्लिपकार्ट की वजह से कुछ इनडायरेक्ट जॉब्स भी बनती हैं, जैसे कस्टमर सपोर्ट के लिए ये कॉल सेंटर हायर करती है, वहाँ लोगों को नौकरी मिलती है। वहीं डिलीवरी के लिए भी कई एजेंसियां काम करती हैं, उनको भी फायदा होता है। लेकिन पिछले 1 साल से यूनिकॉर्न्स में तेजी से लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है। जैसे फ्लिपकार्ट ने अपने टोटल एम्प्लॉयज में से 5 से 7% लोगों को निकालने का फैसला किया है। साल 2022 तब देश में 100 यूनिकॉर्न्स थे, इसमें से 69 यूनिकॉर्न्स लॉस में है। सिर्फ 31 यूनिकॉर्न्स ऐसे थे जो प्रॉफिट कमा रहे थे, और इस लॉस मेकिंग यूनिकॉर्न्स में बाईजूस सबसे आगे था। फ्लिपकार्ट भी इस लिस्ट में, ये दोनों अभी तक लॉस में है। अब बात कर लेते हैं अगली बड़ी समस्या की, यानी सरकारी भर्ती में देरी। सरकारी नौकरी कहां है, इसे 2 उदाहरणों से समझते हैं। केंद्र सरकार में स्वीकृत पदों की संख्या 39,77,000 थी।
जुलाई 2023 में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा को बताया कि 1 मार्च 2022 तक केंद्र सरकार में 9,64,000 पद खाली थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इनमें से 2.5 लाख से ज्यादा पद अकेले रेलवे में खाली थे और इन पदों की भर्ती प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। और इसके विरोध में पिछले 1 साल में अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन भी किए हैं। पिछले साल देश के शिक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार देश भर में सरकारी विद्यालयों में 8,40,000 शिक्षकों के पद खाली थे, जिसमें से 7 लाख से ज्यादा पद एलिमेंट्री लेवल पर खाली थे। एलिमेंट्री लेवल माने क्लास 1 से 8 तक, और सेकेंडरी लेवल यानी 8वीं से 10वीं क्लास के टीचर्स के 1,20,000 पद खाली थे। एक तरफ तो लगभग 8.5 लाख से ज्यादा लोग नौकरी के लाभ से दूर हैं, वहीं दूसरी तरफ उन बच्चों का भविष्य अंधकार में है जिनको सही शिक्षा नहीं मिल पा रही। आगे चल के ये बच्चे फिर से अनस्किल्ड लेबर का हिस्सा बनेंगे और देश का एसेट, देश की लायबिलिटी बन जाएगा। आपने बेरोजगारी का आलम समझ लिया, इसके पीछे के कारणों को भी समझ लिया। अब एक बार उनका हाल भी जानिए जो लोग किसी न किसी रोजगार से जुड़े हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में किस तरह का रोजगार उपलब्ध है, इसे जान लीजिए, आपको देश के एम्प्लॉयमेंट का हाल समझ आ जाएगा। सबसे पहले ग्रामीण रोजगार की बात करते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO एक संस्था है जो दुनिया भर में कामगारों, मजदूरों की मदद के लिए काम करती है। ILO की 2021 की रिपोर्ट बताती है दुनिया में काम करने वाले लोगों की कुल संख्या का 26% कृषि क्षेत्र में काम करता है, लेकिन भारत में आंकड़ा काफी ज्यादा है। भारत में 44% वर्कर्स कृषि क्षेत्र में काम करते हैं, जबकि हमारे पड़ोसी चीन में 24% लोग कृषि क्षेत्र में काम करते हैं। वहीं बांग्लादेश में 37% लोग किसानी करते हैं। किसानी में जॉब क्वालिटी हमेशा एक जैसी नहीं रहती, किसानों को अक्सर घाटा सहना पड़ता है और ये बहुत हद तक मॉनसून पर भी निर्भर करता है। कई और फैक्टर्स हैं। इसके बावजूद भारत में बड़े पैमाने पर लोग खेतों में काम करते हैं, कारण स्किल्स की कमी और अच्छी नौकरियां ना होना। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, देश में टोटल लेबर फोर्स 44 करोड़ है, यानी देश में करीब 44 करोड़ लोग काम करते हैं। इनमें से 13 करोड़ लोग मनरेगा के एक्टिव वर्कर्स हैं, जो कुल रोजगार का 29% हैं। सवाल ये उठता है कि अगर देश की लेबर फोर्स का इतना बड़ा हिस्सा मनरेगा जैसी एक योजना पर निर्भर है, इस योजना के तहत काम करने के लिए किसी स्किल की जरूरत नहीं है। कोविड के दौर में ऐसी कई खबरें सामने आई जहां ग्रेजुएट भी मनरेगा के तहत काम कर रहे थे, और यहाँ दिहाड़ी कितनी मिलती है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग रेट्स हैं, लेकिन कुल मिलाकर 221 रुपए से लेकर 357 रुपए प्रतिदिन की दिहाड़ी दी जाती है। और इस स्कीम में भी साल में 100 दिन के रोजगार की गारंटी है, 365 दिनों की नहीं। ये तो हो गया ग्रामीण क्षेत्रों का हाल। अब शहरी क्षेत्रों का हाल भी जान लीजिए। शहरी क्षेत्रों में नौकरी के हालात कैसे हैं, जॉब सिक्योरिटी कैसी है, इसे जानने से पहले एक छोटी सी बात जाननी होगी। मुख्य रूप से इकोनॉमी में 2 तरह की नौकरियां होती हैं। पहली ऑर्गेनाइज सेक्टर में, यानी वो नौकरियां जो सरकार से मान्यता प्राप्त हैं, या काम की शर्तें और समय दोनों पहले से तय होते हैं। मेडिकल और प्रोविडेंट फंड की सुविधाएं भी मिलती हैं, जैसे सरकारी नौकरियां, MNC की नौकरियां। दूसरी टाइप की नौकरियां होती हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर की नौकरियां, जैसे मजदूर, किसान, कंस्ट्रक्शन सेक्टर। इनके पास ऑर्गेनाइज सेक्टर जैसी सुविधा नहीं होती। भारत की बात करें तो यहाँ ऑर्गेनाइज सेक्टर में सिर्फ 17% लोग काम करते हैं। दुनिया के जितने बड़े देश हैं, जो भी बड़ी इकोनॉमी है, वहाँ ज्यादातर कामगार मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर में काम करते हैं, लेकिन भारत में ये आंकड़ा कम है, क्योंकि अभी आपने जाना कि 44% लोग खेती से जुड़े हैं। भारत में जॉब क्वालिटी के क्या हालात हैं, ये जानने के लिए एक बार आपको प्रोविडेंट फंड का आंकड़ा बताते हैं। प्रोविडेंट फंड वो रकम होती है जो एक नौकरीशुदा शख्स की सैलरी से काटकर सेविंग्स के नाम पर अलग जमा की जाती है, लेकिन आंकड़े बताते हैं भारत में महज 4.6 करोड़ लोग प्रोविडेंट फंड में रेगुलर कंट्रीब्यूट कर पाते हैं, जबकि रजिस्ट्रेशन करने वालों की संख्या 27.7 करोड़ है। इतना बड़ा गैप बताता है कि ज्यादातर लोग अस्थायी नौकरी कर रहे हैं। अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज सेक्टर के अलावा नौकरी का एक तीसरा सेक्टर भी है जो हालिया समय में तैयार हुआ है, इसे गिग इकोनॉमी कहते हैं। इसमें भी 2 प्रकार के कामगार होते हैं। पहले प्लेटफॉर्म गिग वर्कर्स, जो किसी बड़े प्लेटफॉर्म यानी कंपनी से जुड़े हैं, जैसे ओला ड्राइवर्स, स्विगी डिलीवरी आदि। जबकि दूसरे नॉन प्लेटफॉर्म गिग वर्कर्स होते हैं जो खुद से काम ढूंढते हैं और किसी बड़ी कंपनी से जुड़े नहीं होते, जैसे फोटोग्राफर्स, कंटेंट राइटर्स, वेबसाइट डिजाइनर्स। जून 2022 में आई नीति आयोग की एक रिपोर्ट बताती कि भारत के 77 लाख लोग इस समय गिग इकोनॉमी का हिस्सा हैं। अनुमान है कि 2029-30 तक इनकी संख्या 2.35 करोड़ हो जाएगी। इस सेक्टर को लेकर भी चिंता है कि यहाँ रोजगार तो मिल रहा है, लेकिन भविष्य एकदम सुरक्षित नहीं है। इन गिग वर्कर्स के लिए बड़ी समस्या नौकरी जाने का खतरा और प्रोविडेंट फंड, हेल्थ इंश्योरेंस और पेड लीव जैसी सोशल सिक्योरिटी ना मिलना है। लेकिन एक बात पर गौर करना और जरूरी है, रोजगार के मामले में महिलाओं की स्थिति क्या है। CMIE की रिपोर्ट के अनुसार साल 2022-23 में एम्प्लॉयड लोगों की संख्या 40 करोड़ 60 लाख थी, जिसमें सिर्फ लगभग 4 करोड़ महिलाएं थी, यानी कुल एम्प्लॉयड लोगों में 10% से भी कम हिस्सेदारी महिलाओं की थी। लेकिन
आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इन 4 करोड़ महिलाओं में से 48% छोटी मोटी ट्रेडर या मजदूर हैं, 18% किसान हैं, 4 करोड़ में सिर्फ 23.4% महिलाओं के पास सैलरी जॉब्स या एक निर्धारित इनकम है। संख्या में कहें तो करीब 94 लाख। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि 4 करोड़ में से 94 लाख ही काम करें तो रोजगार के मामले में महिलाओं की स्थिति क्या है। बाकी वो हैं जो मेहनत मजदूरी से रोजाना दिहाड़ी कमाती हैं। हालांकि सरकारी आंकड़े काफी अलग हैं। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से महिलाओं का लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन रेट 2017-18 के मुकाबले 2022-23 में 10% बढ़ा है। 2022-23 में महिलाओं का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 27.8% था। हालांकि इस साल जनवरी में आई इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसमें ज़्यादातर महिलाएं घरेलू उद्योग में हेल्पर की तरह काम कर रही थीं, जिनके लिए उन्हें कोई रेगुलर सैलरी नहीं मिलती थी। हर समस्या का समाधान होता है, इसका भी है, लेकिन सबसे पहले डेटा के मामले में इसे ठीक करना ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही। आप इस पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। ये तमाम जानकारी आपके लिए इकट्ठा की थी हमारे साथी आकाश सिंह ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।